नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जहानाबाद के मखदूमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। निरंजन कुमार प्रिंस जुड़े हैं, जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव हैं। विनोद कुमार जुड़े हैं, भाजपा जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सतीश दास जी जुड़े हैं, मखदूमपुर विधानसभा के राजद विधायक हैं। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जुड़े हैं, हम सेकुलर के राष्ट्रीय सचिव हैं। डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजद के जिला प्रवक्ता हैं। दिलीप कुशवाहा जुड़े हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं। रानी कुमारी जुड़ी हैं, लोजपा रामविलास की नेता हैं। और अमर उजाला के प्रतिनिधि हमारे साथ पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मखदूमपुर के जो अहम मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चले। पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। इलाके में नहर नहीं रहने के कारण किसानों को पटवन में परेशानी हो रही है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। नगर पंचायत के मोहल्लों में गंदगी और साफ सफाई के अभाव में परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों को जहानाबाद सदर अस्पताल और पटना रेफर करना पड़ता है। पलायन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रोजगार न मिलने के कारण युवाओं को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बाबा सिद्धनाथ के मंदिर तक जाने के लिए सुगम रास्ता तक नहीं है। तो ये थे तमाम मुद्दे क्षेत्र के। सबसे पहले इन मुद्दों पर बात करने के लिए मैं सतीश दास जी आपके पास आना चाहूंगी। आप विधायक हैं राजद के, इसी क्षेत्र के विकास का अभाव रहा है क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रयास किया गया आपकी ओर से? सतीश जी। पंडूरी जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और मखदूमपुर के सवाल पे आज आप लोग को चर्चा करने के लिए अमर उजाला के पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। मखदूमपुर एक बड़ा ही पटना और गया के बीच में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो अशोककालीन इतिहास से लबालबेज है। सम्राट अशोक ने अपने पिताजी के लिए, जातक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण किया, जो आज भी गुफा अपने अस्तित्व में है, जो एनसीईआरटी के बुक पर कवर पेज पर उसको देखा जा सकता है। और हमने सबसे पहले जब मखदूमपुर के हम विधायक बने 2020 नवंबर में, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम शिक्षा को दुरुस्त करें। इसीलिए हमने अपने विधायक निधि की राशि से लगभग सभी पंचायतों में अंबेडकर पुस्तकालय बनवाने का काम किया। और कुछ पुस्तकालय तो चालू हो गए हैं और कुछ निर्माणाधीन है। तो ये काम सबसे पहले पूरे बिहार में सबसे पहला विधानसभा मखदूमपुर रहा, जहां सभी पंचायतों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण हुआ। बाद में सरकार ने जब हमारे नेता महागठबंधन के सरकार बनी और तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने घोषणा किया कि हर एक पंचायत, पूरे बिहार के हर एक पंचायत में एक पुस्तकालय होगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पर्यटक हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है। और बहुत सर्किट से उसको अगर जोड़ा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण बराबर एक जगह है, जहां पूरी दुनिया के लोग जो राजगीर और बोधगया में आते हैं, वो बराबर हो करके ही राजगीर जाएं। ऐसे हमने सरकार से पहल की और बराबर की गुफाओं को वर्ल्ड एडवेंचर साइट में हमने शामिल करवाया। और बराबर के डेवलपमेंट के लिए जब डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव जी के जिम्मे था, तो वहां पर रोपवे की शुरुआत की, जो रोपवे अब अंतिम चरण में है। 1-2 माह में रोपवे शुरू हो जाएगा, जिससे जो ऊपर में सिद्धेश्वर नाथ जी का जो मंदिर है, वहां तक लोगों को जाना आसान हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, तो हमारे यहाँ 2 ब्लॉक है, काको का 8 पंचायत और मखदूमपुर पूरा ब्लॉक। मखदूमपुर में अनुसूचित जाति के बच्चों के पठन पाठन को आगे बढ़ाने के लिए 720 बेड का अंबेडकर आवासीय विद्यालय धरौत में बन करके तैयार है, जहां पे 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे उसमें पठन पाठन करेंगे। वहीं काको के धरहारा स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की दिक्कत है, शिक्षकों की कमी है, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने में मजबूर हैं। नहीं, एक चीज आप पंडुरी जी, एक चीज बता दे कि जब 17 महीने की सरकार हम लोग की बनी और 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की जब बहाली हम लोगों ने किया, उसके बाद लगभग सभी हमारे हाई स्कूल, हम 32 हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, लगभग सभी हाई स्कूलों में
सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल हो गए हैं और हमारे यहाँ उपस्थितियां बढ़ी हैं। हमारे यहाँ तो मखदूमपुर का कन्या उच्च विद्यालय जो है, वहां पर 2300 बच्चियां, रिकॉर्ड 2300 बच्चियां पढ़ती हैं। ये अपने आप में पूरे बिहार में रिकॉर्ड है कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां आकर के पठन पाठन का काम करती है। हम विधायक बने तो बच्चियों के विद्यालय में पहली बार हमने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हमने लगाने का काम किया और जो क्रांतिकारी पहल रहा, जो बिहार के अब सभी बालिका विद्यालय में सरकार लगा रही है। तो और आपने शिक्षा पर हम कह रहे थे कि काको के धरहरा में आप जाकर वहां देखिए तो वहां पर भी 13 करोड़ से ज्यादा लागत की बिल्डिंगें बनी और वहां पर अति पिछड़ी जाति की बालिकाओं के लिए 520 बेड का विद्यालय चालू है। वहां एडमिशन हो गया, बच्चियां पढ़ रही आवासित होकर के। और दक्षिणी में जो अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय है, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, वहां पर भी बिल्डिंगें बन गई। अब नई बिल्डिंगों में बच्चियां रह करके पठन पाठन काज कर रही हैं और लगभग सभी हाई स्कूलों की बिल्डिंगें, जहां पर जमीन का कोई सवाल नहीं था, सभी हाई स्कूल की बिल्डिंगों को हमने बनवाने का काम किया है। चाहे वो काजीसराय की बिल्डिंग हो, चाहे धरौत की बिल्डिंग हो, या फिर आपको कुमड्डी की बिल्डिंग हो, या फिर पुनादा की बिल्डिंग हो, नेथुआ पंचायत की, इन सभी इस हाई स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं उनको बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य पर आपने कहा, तो जब हम विधायक बने तो सुखदेव प्रसाद वर्मा रेफरल अस्पताल मखदूमपुर में है, जहां सबसे पहली बार जब हम गए तो वहां देखे कि छतें चू रही थी और छत से प्लस्तर अपने आप गिर रहे थे। और वहां पर जाकर के हमने काम किया और अभी उसी कैंपस में 2-2 बिल्डिंगें, जिसमें सारे चाहे एक्सरे हो या सारी सभी तरह की जांच हो या 200 से ज्यादा प्रकार की जो दवाएं हैं अस्पताल में मौजूद हैं और मैं स्वयं विजिट करता हूं अस्पताल और अभी भी लगातार। अस्पतालों में छोटे-छोटे इलाजों के लिए मरीजों को पटना रेफर किया जाता है। नहीं तो ये तो सरकार की गलत पॉलिसी। हमारे जब नेता स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने रेफरल पॉलिसी बनाई थी कि उसमें लिखना होता था कि किन वजहों से आप इनको रेफर कर रहे हैं। लेकिन अब मंगल पांडे जी अब सरकार में है, स्वास्थ्य मंत्री, वो मनमानी लोग कर रहे हैं। उनके अंदर कोई न रेफरल पॉलिसी है न कोई स्वास्थ्य नीति है। हमारे नेता 17 महीने में क्रांतिकारी काम किया कि रेफरल पॉलिसी बनाया कि कोई भी डॉक्टर रेफर करने से पहले लिखना होता था कि किन वजहों से आप रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर में। और जी, दिलीप दहरों की जहां कुशवाहा जी आपके पास आऊंगी, सतीश जी आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। दिलीप जी, सतीश जी ने कहा है कि सरकार की नाकामी है, जो जिला अस्पताल में अच्छे इलाज नहीं हो रहे, पटना रेफर किया जा रहा है। 17 महीने में लाजवाब काम हुआ है, अब जो लापरवाही हो रही है वो सरकार की वजह से हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं विधायक जी को कि इनके नेता बिहार में 15 साल राज किए और 15 साल का क्या स्थिति रहा और 17 महीना में इन्होंने क्या सुधार किया है, पूरा बिहार देख रहा है। इनके नेता ने 17 महीना में क्या सुधार किया, पूरा बिहार देख रहा है। और विधायक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, वहां आप जा करके अभी के डेट में देखिए कितनी अच्छी सुविधा मुहैया उपलब्ध होता है मरीजों के लिए। जो क्रिटिकल बीमारियां होती है उसके लिए निश्चित तौर पे रेफर किया जाता है, जिसका यहाँ इलाज नहीं है, तो उसके लिए मतलब हायर हॉस्पिटल है तो वहाँ। और यहाँ जहानाबाद में 6 तल्ले का अस्पताल बन रहा है, जो वहाँ सारा सुविधा उपलब्ध रहेगा, ये शायद विधायक जी को नजर नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि विधायक जी अपने फंड के अलावा अब मखदूमपुर के क्षेत्र में मखदूमपुर के विकास के लिए कोई योजना बताएं जो सैंक्शन करवाए हैं। जी दिलीप जी, आप क्या अपना क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं विधायक जी। तमाम मुद्दे हैं, इस पर आप किसकी कमी मानते हैं? शिक्षकों की कमी है, जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज ठीक नहीं हो रहा है, पलायन करने पर मजबूर है युवा, इस पर आप किसकी कमी मानते हैं कि आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? मैडम, मैं बता देना चाहता हूं श्रीवास्तव जी की जहानाबाद या पूरे बिहार के अंदर में जितना रोजगार हमारे नेता ने सृजित करने का काम किया है, जितना नौकरी देने का काम किया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जो लोग इनके शासन काल में जो बाहर चले गए थे वह निश्चित तौर पर बाहर बिहार के अंदर में आ रहे हैं रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए। जो इनके रीजन, इनके शासन काल में 15 साल के शासन काल में जो बाहर चले गए थे वह बिहार आ रहे हैं, पुनः वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल का जो सुविधा है बिहार के अंदर में, मैं समझता हूं कि जो पटना का पीएमसीएच है, आप भी जानते होंगे, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी हमारा बिहार आगे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा बिहार आगे है। जितना बिहार के कार्यकाल में बेहतर काम हुआ है और अब जो लापरवाही हो रही है वो आपकी ओर से हो रही है, सरकार की ओर से हो रही है। 15 साल में तो काम ही नहीं हुआ। 17 महीने में कौन सा काम कर देंगे? 17 महीने तो मिट्टी बेचने में रह गए ये लोग। 17 महीना में तो ये लोग मिट्टी बेचने में रह गए। मंत्री बनाए, मिट्टी बेचने लगे। स्वास्थ्य मंत्री बने तो स्वास्थ्य विभाग फिर बेचने का प्रयास करने लगे। ये लोग तो अपना विधायक जो बोल रहे थे रोपवे की बात, वो 2018 में सैंक्शन हुआ था, उस समय एनडीए की सरकार थी, मार्च 2018 में। पप्पू यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, राजद से जुड़े। हमारी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी दिलीप जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। जी पप्पू यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसपे अभी जेडीयू के हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये आपकी ओर से लापरवाही की जा रही है, आप पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को और चैनल को शुभकामनाएं और बधाई। हमारे छोटे भाई दिलीप जी जो आरोप लगा रहे थे वो उनकी अधूरी जानकारी है और कहीं न कहीं विकास का मसला सरकार के स्तर पर जुड़ा हुआ रहता है। जहानाबाद जैसे जिले में, सिर्फ मखदूमपुर ही नहीं पूरे जिले में 17-18 लाख की आबादी है और एकमात्र हॉस्पिटल सदर अस्पताल है जिसकी हालत जर्जर है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की नाकामी दोहरी नीति इसलिए है क्योंकि जहानाबाद समाजवादियों का धरती है और वहां लालू प्रसाद यादव पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके सभी क्षेत्रों में जहानाबाद से एनडीए की हार हुई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा गठबंधन के जितने सम्मानित नेता हैं जहानाबाद जिले के प्रति दोहरी नीति रखते हैं। विकास के मसले पर वहां इन लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे प्रतिनिधि जो अपने स्तर से, जो विधायक लोगों का कर्तव्य होता है, जो उनका कर्म होता है, जो उनके पास ज्ञान है, उसके बदौलत ही विकास करवा रहे हैं। सरकार के तरफ से जहानाबाद को नजरअंदाज किया जाता है, बगल में नालंदा को विकास किया जाता है, पटना में ध्यान दिया जाता है, लेकिन जहानाबाद में इस सरकार की नाकामी है, दोहरी नीति है। क्योंकि आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? मेरे तरफ से हमारे जितने सम्मानित विधायक हैं या हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, जमीनी स्तर से लेकर के सदन के मुद्दे तक एक एक पॉइंट पर आवाज उठाते हैं। सरकार को हम लोग हार मानने पर मजबूर करते हैं और उसी की बदौलत ही जहानाबाद में हम लोगों की आवाज बुलंद रहती है और कुछ विकास का मसला चालू रहता है। विधायक तीनों सीटों पर हमारे महागठबंधन के विधायक हैं, हमारे सांसद जीते हुए हैं, विधान पार्षद जीते हुए हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिल करके जो जमीनी पहलू, जो जनहित का मुद्दा आता है, चाहे शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, पर्यटन विभाग में विकास का मसला हो, इन सारी बातों को आवाज उठाने पर और संघर्ष करने के चलते ही सरकार झुकती है और थोड़ा बहुत वहां ध्यान देती है। वरना सरकार के तरफ से जहानाबाद जिले को उपेक्षित नजर से देखा जाता है, दोहरी नीति के साथ वहां व्यवहार पेश किया जाता है। जी, जिस तरह से यहाँ पर विकास का अभाव है, जो तमाम मुद्दों पर अभी हमने बात की, आपको लगता है जनता दोबारा आप पर भरोसा करेगी? जनता हम ही पे भरोसा करेगी क्योंकि जानते हैं कि 20 साल हो गया लमसम। इन 20 सालों में जितना विकास बगल के जिला नालंदा का हुआ, आज NH-83 का निर्माण चल रहा है। अभी भी विगत 2011 में इसका गजट हुआ था NH-83 का, जो बोधगया से लेकर के पटना सर्किट को जोड़ता है। उस सड़क का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ लगभग 15 सालों में। आप बनावर का ऐतिहासिक इतिहास रहा है, वहाँ अशोककालीन गुफाएं हैं। बताइए अभी तक रोपवे में कितना काम धीमा है। उसके बाद आज तक वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जबकि सावन का महीना चल रहा है, लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, टेम्परोरी स्वास्थ्य सेवा है। उसके बाद वहाँ न एक अच्छा ढंग का रेस्टोरेंट है, न एक मार्केट है, एक थाना बना दिया गया है और उसका एरिया 5 किलोमीटर दूर दिया गया है। तो विभिन्न चीजों को पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में,
कृषि के क्षेत्र में जितने सारे ट्यूबवेल थे सब बंद हो गए। आज जो बिजली विभाग का व्यवस्था है, आप जा करके देखिए गांव के इलाकों में, पोल रात दिन तो गड़ाया है, लेकिन उसमें जो मटेरियल नहीं दिया गया, इसके चलते पोल 75 डिग्री 135 डिग्री पर लपा हुआ है, जिससे हमेशा मानवीय क्षति होती है। तो सरकार सिर्फ घोटाले पर ध्यान दे रहा है। सर, आज देख रहे हैं आप, सीएजी के तरफ से 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब सरकार के लोग सिर्फ वाउचर लगाने का काम करेंगे। इनका विकास के मसला से इस सरकार को कोई मतलब नहीं रहता है। जी, रानी कुमारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। पप्पू यादव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, घोटालों का आरोप लगाया है, सरकार की लापरवाही बताई है हर चीज में, क्या कहना चाहेंगी? पहले सारे चैनल को नमस्कार मैडम। और मैं जहानाबाद की चेयरमैन हूँ। आपने कहा कि लोजपा नेत्री, बहुत अच्छी बात है। आरोप जो लग रही है जहानाबाद के लिए, वो गलत आरोप लग रही है। हमारी जो एनडीए की सरकार है, वो सरकार आज के 20 साल पहले इतिहास उठा के देखिए क्या जहानाबाद की स्थिति थी, आज का क्या स्थिति है। आजकल हमारे एक एक गांव की बेटियां पढ़ रही है। ये विकास नहीं है। एक एक ग्राम में रोड से जुड़ा हुआ, ये विकास नहीं है। एक एक जगह स्कूल में जो है, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, हमारे यहाँ शिक्षा जहाँ कमी है, सरकार उस पर गहरी नजर रखती है। वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो या वैकेंसी हो, उसके माध्यम से सारे टीचर को बहाली करके वहाँ भेजने का काम करती हैं। रह गई अब बात विकास की, आपने कहा कि पानी की व्यवस्था, तो ये सच है कि कुछ हम लोग की कमी है। कुछ तो हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं। हम तो जिला परिषद के साथ अध्यक्ष है। मैं गांव और कस्बे में जाती हूँ। नल जल जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो लगाए, उसमें इतनी माने बेहतरीन योजना थी कि उसमें बिना नल लगा दिया जाता था, नल को तोड़ दिया जाता था। बताइए, जब पानी टंकी से चू जाएगा तो फिर गांव तक कैसे पानी पहुंचेगा। सरकार तो अपना काम करती है विकास के लिए, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी होती है, उस काम को हम एक नजर देखें। मेरा भी फर्ज बनता है, हम भी जनता है, कि सरकार को जो योजना आई है उस योजना को हम लाभ लें, और लाभ ही नहीं ले, उस पर अमल करें। अब रह गई बराबर की जो गुफाएं, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे जो माननीय विधायक जी कह रहे थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि इनका 5 साल पूरा हो चुका है। मैंने समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें मैं खुद देवों के देव महादेव बराबर की मैं मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने ये प्रोसीडिंग में लिख कर, और जो हमारे पर्यटक के जो टीम थी, खुद मेरे जिला परिषद ऑफिस में आकर हमसे क्वेश्चन किए या हमसे जो पूछे कि आखिर बराबर के लिए क्या आपकी मांग होनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरी जो बराबर की पहाड़ है उसको पर्यटक से जोड़ा जाए, इसलिए कि यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। हमारे बाबा बैठे हुए हैं हमारे चोटी पर, उनको सुविधा मिलेगी। यहाँ कल कारखाने जुड़ेंगे, यहाँ राजगीर और बोध गया से जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि मैं खुद मांगी तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उसी दिन उन्होंने 4 करोड़ रुपया देने का काम किए। अभी आप देखे होंगे, फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी दौड़ के आए, उनको क्या लगा, जो बराबर ना उनकी कोई व्यवस्था थी अपनी, माने याद उनको हो सकता है कुछ याद आया होगा, तो उन्होंने बराबर की गुफाएं में जाने का काम किए, और उस गुफाओं के जो कमी थी उन्होंने पदाधिकारी से अवगत कराया कि जो कमी है उसको पूरा किया जाए। रह गई बात विधायक जी जो कह रहे हैं कि सरकार की निकम्मी है, तो आपकी जो निकम्मी है 5 साल जो रहे हैं, जो जनता मखदूमपुर की चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? आप पुस्तकालय भवन दिए, तो क्या बाबा साहब भीम अम्बेडकर पुस्तकालय भवन में आपने एक टीचर बहाली किए? पुस्तक भवन बनाने से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ टीचर की आवश्यकता है। क्या आप व्यवस्था दिए? उस अगर पुस्तक भवन बना है। जी रानी जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चेयरमैन मैडम ने सही कहा। पहले तो पुस्तकालय भवन हमने अपने पहल से बनाई, अब सरकार उसको अगर रजिस्ट्रेशन करेगी तो लाइब्रेरियन की बहाली, लगभग 20 साल से लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में नहीं हुई है। तो जब
जो पहले से रजिस्टर्ड लाइब्रेरी है वहां पर लाइब्रेरियन नहीं है। तो हमने तो नया पुस्तकालय इसलिए बनाया कि कोई गरीब के बच्चे पढ़ाई से वंचित न रह जाए, उनके दरवाजे पर पुस्तकालय हो, पुस्तक हो और वहां पर अपना ऑनलाइन क्लास वो कर सके। ये व्यवस्था हमने आम गरीब गुरबे को देने का काम किया। रही बात अभी सरकार की, सतीश जी आपको टोक रही हूँ, नेटवर्क की इतनी दिक्कत है क्षेत्र में, ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे बच्चे? नहीं, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। NH 22 पे होने के वजह से नेटवर्क की दिक्कत बराबर की पहाड़ियों के आसपास में है, लेकिन बाकी मखदूमपुर में कहीं पर भी नेटवर्क और वाईफाई की दिक्कत नहीं है। ये हम आपको काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दें। और जो पेयजल की संकट पर आपने बात किया, तो हमने विधानसभा में हमने सरकार से बहस की और 32 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना, जो हमारा जमनगन पंचायत, भैक पंचायत और डकरा पंचायत और मकरपुर पंचायत का कुछ हिस्सा, जो 1300-1400 डीप बोरिंग होने के बाद पानी लोगों को मिलता है, वहां पर 32 करोड़ रुपए का लागत से एक प्रोजेक्ट बना है, जो फल्गु नदी से पानी को अपलिफ्ट करके जो जल नल का जो टावर बना है उस टावर तक सप्लाई किया जाएगा, जिससे सभी घरों तक फल्गु नदी का पानी पहुंचाने का काम होगा। ये बड़ी काम हम लोगों ने किया। और लेकिन सरकार जो अभी की वर्तमान सरकार चल रही है, वो सरकार का एक ही काम है, वो भ्रष्टाचार के बुनियाद पे सरकार चल रही है। अभी हमारे शशि रंजन जी ने साफ साफ कहा कि CAG के रिपोर्ट में 71,000 करोड़ रुपए का, लेकिन कोई भी कार्यालय, जिस भी कार्यालय में जाइए, बगैर पैसे दिए आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ कुत्ता जी और डॉग जी का भी आवासीय प्रमाण पत्र बन जा रहा है। और जहानाबाद जिले में तो सैमसंग और नोकिया का नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है। तो ये चीजें भ्रष्टाचार का ये आलम है। इस वजह से हमने मखदूमपुर में सहायक CDPO को बर्खास्त करवाया। हमने घूस लेते हुए CO काको को बर्खास्त करवाने का काम किया। तो लगातार ये काम चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना जड़ तक पहुंच गया है कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो ये नहीं बदला जा सकता है। और नीतीश कुमार जी के रहते भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के रहने से भ्रष्टाचारियों को फलने फूलने का ही मौका मिला है। तो नीतीश कुमार के हटाए बगैर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ओजस्वी तेजस्वी को हम सबको लेकर के आना है, जिनके अंदर एक विजन है। 17 महीने में उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, 17 महीने में उन्होंने उद्योग नीति लेकर के आई, खेल नीति लेकर के आई, पर्यटन नीति लेकर के आई। क्या इसके पहले जो 17 साल से सरकार चल रही थी उनके जहन में सवाल नहीं आ रहा था? तो इनके पास विजन नहीं है। इसी वजह से हमारे नेता जो भी अनाउंस करते हैं कि हम आने वाले सरकार, अगर हमारी सरकार बनी तो हम वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इनको हम बढ़ाने का काम करेंगे, 1500 रुपया करेंगे, तो सरकार उसको 1100 रुपया करती है। हमारे नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त करेंगे, तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त का ऐलान किया जाता है। जबकि वही नीतीश कुमार जी सदन में उठ करके कहते हैं हम लोग के सामने कि बिजली मुफ्त में नहीं दी जा सकती है, सस्ती दी जा सकती है, लेकिन मुफ्त में नहीं दी जा सकती है। ये है हमारे नेता का दबाव। इसलिए अब पूरा बिहार चाह रहा है, किसी भी सर्वे में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सबसे आगे हैं और बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। और इसी वजह से घबरा करके SIR का करवाया गया कि किस तरीके से गरीब गुरबे का वोट को काटा जाए। लेकिन बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है और बिहार ही लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोगों ने 9 जून को सड़क पे उतर के, 9 जुलाई को सड़क पे उतर करके सरकार को बता दिया कि हम आपके SIR को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि हमारा नाम कटेगा तो ये अंजाम इसका बुरा होगा। और SIR के बाद देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि अगर बल्क में लोगों का नाम कटेगा तो हम SIR पे रोक लगाएंगे। तो इसलिए SIR के माध्यम से तेजस्वी यादव जी की सरकार को बनाने से रोकने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गरीब गुरबा जनता तैयार है कि तुम मेरा वोट काटोगे, आने वाले समय में हम डबल इंजन की सरकार का लाइन काटेंगे और डबल इंजन की सरकार वहीं रहेगा और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी, निरंजन जी, तमाम आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो तमाम आरोप लगाए हैं राजद ने, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले नमस्कार करते हैं मैडम आपको और आपके सारे दर्शकों को। और जो विधायक जी जब अपना उपलब्धि गिना रहे थे मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में,
वो जो गिनवा रहे थे रोपवे का या धरावत में जो 720 बेड का स्कूल बन रहा है, वो सरकार की उपलब्धि है। हर जिला में 720 बेड और 520 बेड का कार्य कराया जा रहा है। अमथुआ में कराया गया है 520 बेड और 720 बेड मखदुमपुर के धरावत में कराया गया है। वो माननीय विधायक जी की उपलब्धि सिर्फ इतना है कि वो नीतीश कुमार के राज में विधायक बन गए हैं। तो नीतीश कुमार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। जो नीतीश कुमार विकास पे जान जाते हैं और हर जगह विकास कर रहे हैं, हर वर्ग विकास के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। उनका ये भेदभाव नहीं है कि कहाँ से हमको वोट मिला, कहाँ हमारा विधायक है, कहाँ विधायक नहीं है, क्योंकि बिहार के सर्वांगीण विकास चाहते हैं। इस चलते विधायक जी ने पूरा नीतीश कुमार के जो विकास का जितना कार्य किया गया है वो सबको गिनवा चुके हैं, ज्यादा हमको गिनवाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले स्कूल का बात कर रहे थे, तो पहले जो लालू जी के राज में या उसके पहले के राज में गांव में जो झोपड़ी होता था उसी में स्कूल होता था। आज गांव का जो बुलंद इमारत है वो स्कूल है। गांव में सबसे बुलंद इमारत है वो हमारा स्कूल है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, बिहार के गौरव की बात है। और मैडम जो पप्पू जी बता रहे थे कि लालू जी समाजवादी हैं, तो ये बहुत हास्यास्पद लगा हमको। सच्चे समाजवादी नीतीश कुमार है, जो परिवारवाद नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के सामने कोई समाजवादी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बाद सबसे बड़े समाजवादी नेता पूरे भारत में नीतीश कुमार जी हुए। और लालू जी तो परिवारवादी हैं। लालू जी पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राबड़ी देवी पूर्व सीएम, प्रतिपक्ष के नेता रही, मीसा भारती लोकसभा के एमपी, तेज प्रताप यादव वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, विधायक रोहिणी आचार्य सारण के लोकसभा प्रत्याशी, जनता हरा दी। एक परिवार के 6 आदमी राजनीति में है और वो समाजवादी अपने को कहता है, तो बहुत हंसी आती है। समाजवाद का मतलब क्या है कि अंतिम लोग तक विकास पहुंचाएं, अंतिम लोग को मुख्य धारा में जोड़े। नीतीश कुमार समाजवादी है, जिन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया और हर पंचायत में जिला पार्षद और जिला परिषद चेयरमैन, मुखिया, सरपंच बाद जिताने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लालू प्रसाद गरीब विरोधी हैं। लालू प्रसाद एक जातिवादी नेता हैं। लालू प्रसाद परिवारवादी नेता हैं। लालू प्रसाद सत्ता का दोहन करके भ्रष्टाचार करते हैं, जिसके लिए सजायाफ्ता हैं। अब इतना ही मुझे कहना हूं कि नीतीश कुमार फिर सत्ता में आने जा रहे हैं 225 में 225 सीट के साथ। और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इस बार विपक्ष के भूमिका में भी नहीं रहेंगे। जिस तरह 210 में जनता इनको 22 सीट पर सिमटा दी थी, इस बार फिर 22 सीट के अंदर में रहेंगे और विपक्ष की भूमिका में भी वो नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। सतीश जी, परिवारवाद का आरोप लगाया निरंजन जी ने, क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी। नीतीश कुमार का कोई भाई भतीजा, भगना भगनी, बेटा भतीजा कोई राजनीति में नहीं है। नीतीश कुमार का मोरल है, सिद्धांत है। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे परिवारवाद के आरोप पे? निरंजन जी को बता दें, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार सतीश दास है। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार उदय नारायण चौधरी है, सिचंदर राम है, भगवतिया देवी लालू प्रसाद यादव जी के परिवार हैं। इनके जो परिवार हैं, इनके यहाँ जो परिवारवाद है वो इनको दिखाई नहीं पड़ता। अभी जो इन्होंने एनडीए का मतलब बना दिया नेशनल दामाद आयोग, वो परिवारवाद इनको नहीं दिखाई देता। वो परिवारवाद नहीं दिखाई देता कि जीतनराम मांझी स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटा संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन संतोष मांझी जी की सास विधायक है, संतोष मांझी जी की पत्नी विधायक है और संतोष मांझी जी के जीजा जी अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष है। ये इनको दिखाई नहीं देता है, ये परिवारवाद इनको दिखाई देता है। और लोजपा में चिराग पासवान जी स्वयं सांसद है, अब उनके जीजा जी सांसद है। एक जीजा जी अनुसूचित जाति आयोग में आपने देखा कि अध्यक्ष पद संभाल लिए हैं और उनके चचा जी सांसद रहे, उनके चचेरे भाई सांसद रहे। तो इनके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं दिखाई देता। लेकिन लालू यादव जी का परिवार पूरा बिहार का अवाम है। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार पूरा बिहार का दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है। और लालू प्रसाद यादव जी कहते थे जो गरीब है वो सबसे मेरे करीब है, वो लालू प्रसाद जी का जहन रहा। और नीतीश कुमार जी का परिवार, नीतीश कुमार जी का परिवार कौन है? ललन सिंह। नीतीश कुमार जी का परिवार कौन है? विजय चौधरी। नीतीश कुमार जी का परिवार कौन है? अशोक चौधरी। नीतीश जी का परिवार कौन है? संजय झा। ये है इनके परिवार। लेकिन क्या कोई एक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नीतीश कुमार जी के साथ बैठाने के लिए तैयार है नीतीश कुमार जी? आज पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी
बिहार की सत्ता को सामंतियों के हाथ में सौंप दिया। जी सतीश जी, उनका जवाब तो सुनने दीजिए। जी निरंजन जी। हाँ मैडम, मैडम नीति लालू जी का साथी बाल बच्चा है ना, तो साथ में लड़ेगा। 243 सीट पर तो सतीश दास को लड़ना ही पड़ेगा, या सुखदार दास जी को लड़ना ही पड़ेगा। जो लड़े सूर्य जी को लड़ना ही पड़ेगा। उनके बाल बच्चा की संख्या 7 है मैदान, तो 7 के बाद तो उनको कहाड़ी करवाना ना किसी से, सबसे कैसे कराना। लेकिन नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं मेरे गठबंधन के चिराग पासवान जी पर और हमारे नेता गठबंधन के हम पार्टी के जीतन राम मांझी पर। हम नीतीश कुमार को अपन आदर्श बता रहे हैं, हम पूरे गठबंधन के सहयोगी के बारे में नहीं बता रहे हैं मैडम। नीतीश कुमार पर एक आरोप नहीं लगेगा, और नीतीश कुमार ने जिनको भी सरकार में रखा उनकी उपयोगिता है, चलते रख रहे हैं। और जहां तो दलित की बात है तो अशोक चौधरी दलित ही हैं। वो अशोक चौधरी महावीर चौधरी जी के बेटा हैं और दलित हैं। नहीं, जैसे सुबेदार दास जी दलित नहीं, थे, जिनको हटा करके इनको रखा निरंजन जी, गया जी। निरंजन जी, अशोक चौधरी जी आरएसएस कोटा से हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। नहीं, उन्होंने अपने दामाद के बारे में बोला था, कुणाल साहब के बेटा के बारे तो में, भाई अपने लिए उनका नहीं बोला था। दामाद आरएसएस, उनका दामाद आरएसएस कोटा से होगा तो उनका ससुर आरएसएस कोटा से नहीं होगा। ससुर जी पहले ही से उनको परिचय की जरूरत नहीं है, पहले से ही कांग्रेस के जमाने से ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पार्टी में आए, सम्मानित हमारे नेता हैं। चलिए, धन्यवाद। जी पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर हमने बात करी है, आप बताएं जमीनी स्तर पर और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में। पंकज जी। जमीनी स्तर पर मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षक भी हैं, स्कूल भवन भी हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चों का पलायन जो है प्राइवेट स्कूल में हो रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या है पटवन का। किसान, वर्षा नहीं होती है, फिलहाल धान का सीजन चल रहा है, ऐसी स्थिति में किसानों को मोटर से किसी तरह से अपना धान रोपनी करने को मजबूर होने पड़ रहा है। नहर नहीं है इस इलाके में, नहर की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज है मखदुमपुर तीर्थ स्थल है और इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाया गया था, लेकिन अब तक वह दर्जा नहीं मिल पाया है, ताकि यहाँ बाहर से पर्यटक आए और यहाँ रोजगार का सृजन हो सके। यहाँ जरूरत है रोजगार सृजन के लिए पर्यटक स्थल को बृहत रूप देने का। यहाँ जरूरत है जो बराबर जो सड़क आती है उसकी चौड़ीकरण करने का। पहाड़ पर जो बाबा सिद्धनाथ है वहां जाने के लिए सुगम रास्ता बनाने का। जो रोपवे का कार्य कछुआ के चाल से चल रहा है उसको जल्द से जल्द तैयार करने का। हालांकि 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे थे बराबर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द यहाँ रोपवे को तैयार कर लिया जाएगा, जो यहाँ गुफा है उसको विकसित किया जाएगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कितना विकसित हो पाता है बराबर और मखदुमपुर का इलाका। हाँ, पंकज जी को हम बता दें कि जब नहरों की बात कही तो हमारे यहाँ मखदुमपुर विधानसभा है जहाँ पे नहरों की जाल है। जो उजेरा स्थान से हमारा एक नहर निकलता है, उसके बाद छरियारी नहर है, उसके बाद आप हमारे यहाँ हिंगुआ नाला नहर है जो टॉप से लेके बॉटम तक पानी की हमने गारंटी की। उसके बाद हमारे यहाँ चातर का जो चातर नहर है उसमें भी हमने इस बार टॉप से लेकर के बॉटम तक पानी जाए इसके लिए खुदाई करवाने का काम किया। जो 70-72 साल से नहरों की खुदाई नहीं हुई थी, इस 5 साल में सभी नहरों की खुदाई हुआ, जिसमें ये हमने गारंटी किया कि टॉप से पानी चले तो बॉटम तक जाए। ये काम हम लोगों ने नहरों पर किया। और इनका कहना पलायन पर, तो पलायन सरकार की नीति गलत नीति है, क्योंकि मखदुमपुर जहानाबाद धान का कटोरा है। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की मांग हमने सदन में कई बार कही कि भाई यहाँ पर बड़े चूड़ा मिल की स्थापना की जा सकती है, बड़े फरी बनाने का काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ धरनई में दूध संग्रह केंद्र बनाया गया 3000 लीटर का, लेकिन आज तक 1 लीटर भी उसमें दूध संग्रहित नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की पॉलिसी गलत है। सरकार यदि जीविका दीदी को गौ पालन से जोड़ दे तो ये दूध का उत्पादन भी होगा, और जो हमें आज बिहार शरीफ और दूसरे जगह से बेगूसराय से हमें दूध मंगाना पड़ता गया और जहानाबाद को, वो दूध स्वयं जहानाबाद भी स्वावलंबी बन सकता है। तो इन तमाम चीजों पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। यदि सभी जीविका दीदी को 2-2 गाय का सेट दिया जाए तो, और उनका कलेक्शन अगर सही से दूध कर लिया जाए
तो आने वाला दिन में हम गया को जहानाबाद दूध पिला सकता है, इतनी क्षमता जहानाबाद में है। और जहानाबाद मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जहानाबाद सिर्फ मखदूमपुर जहानाबाद को, पूरे जहानाबाद को मछली नहीं खिलाता है, अगल बगल के नालंदा और गया में भी जहानाबाद की मछलियां सप्लाई होती है। ये हम लोग मत्स्य पालन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और मत्स्य पालन में मखदूमपुर का उत्पादन दूसरे जिलों में जा रहा है। ये मखदूमपुर का एक अपने आप में एक उपलब्धि है। पक्ष विपक्ष ने अपनी राय रखी। विधानसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आपके लिए हर रोज नए क्षेत्रों पर नए मुद्दों के साथ रोजाना आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।